के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन राहुल गांधी की उदासीनता की वजह से इन दोनों का जो आपसी विवाद है वो बढ़ता ही चला गया। और अब हालात ये हैं कि पर्याप्त बहुमत होने के बावजूद कभी भी हालात वहां बिगड़ सकते हैं। पूरी तरह से पार्टी दो हिस्सों में बंट गई है। और दरअसल ये केवल कर्नाटक का मसला नहीं है। देश में जहां भी कांग्रेस अब गिनती के राज्यों में सत्ता में है, हिमाचल प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उनका विरोध, अंतर्विरोध सड़कों पर पहुंचा और बाजाप्ता मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां विधायक लामबंद हुए। उनके मंत्री परिषद के सदस्य उनके खिलाफ थे। बिहार में ताजा विधानसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में नेताओं के इस्तीफे और उसके बाद अनेक नेताओं के निष्कासन के बाद भी असंतोष अभी भी थमा नहीं है। और ये राहुल गांधी का जो पूरा का पूरा जो उभार है कांग्रेस की राजनीति में, इसके साथ रिश्ता सीधे तौर पर कांग्रेस का गिरता हुआ ग्राफ, इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। उनके अविवेकपूर्ण और पार्टी के नेताओं को लेकर जो उनकी बढ़ती दूरी है, जो संवाद कम हुआ है, उसकी वजह से हालात कर्नाटक के बिगड़े हैं। एसआईआर से पहले ममता बनर्जी को चेतावनी दी और कहा है कि बंगाल में मुझे निशाना बनाएगा तो मैं देश को हिला दूंगी। देखिए, ममता जी डर गई हैं। उनको एक बात का पता है, जनता नाराज है। जिस तरह से लगातार वहां कानून व्यवस्था के भयावह हालात पैदा हुए, भ्रष्टाचार जिस तरह से पश्चिम बंगाल प्रशासन में बढ़ा है, टीएमसी के असामाजिक तत्वों के साथ जो सांठगांठ की वजह से और पुलिस की मिली भगत की वजह से एक संगठित त्रिकोण वहां राजनेताओं, पुलिस और अपराधियों का बनता चला गया और जनता धीरे धीरे इनसे दूर होती चली गई। एसआईआर को ये निशाना इसलिए बना रहे हैं कि एसआईआर के बाद जो अवैध मतदाता हैं वो सूची में नहीं होंगे, कोई वैध मतदाता छूटेगा नहीं। और बिहार में एसआईआर ने काफी अच्छा काम किया। लेकिन इतनी बात तय है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव टीएमसी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और फिर से ममता जी की वापसी नहीं होने जा रही है। ममता बनर्जी ने एक बोनगांव रैली में संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सीमावर्ती इलाकों में एसआईआर के माध्यम से सीएए लागू करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ऐसी बेबुनियाद बातें बिहार में भी कही जा रही थी और बिहार में सीमांचल को लेकर के कई तरह की टिप्पणियां विपक्ष ने की। इन सबको निराधार साबित करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के पहले चरण में बिहार में शानदार काम किया है। और अब ये देश में केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है। ये हाय तौबा केवल ममता जी क्यों मचा रही है? 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है और ये समय पर निर्धारित समय अवधि के अंदर ही पूरा होना है। जिस तरीके से है भवन निर्माण विभाग ने भी लेटर जारी किया है और पूर्व मुख्यमंत्री रही और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी, उनको आवास है खाली करने के लिए 10 सर्कुलर को कहा गया और नया आवास उनको है 39 हार्डिंग रोड में करने को शिफ्ट करने के लिए कहा गया। तो इसमें क्या परेशानी है? मुझे तो नहीं कोई परेशानी दिखती है। तो उन्हें जो पूर्व में आवास मिला, उस आवास से जुड़े आदेश को निरस्त करते हुए नया आवास उन्हें आवंटित किया गया है। और ये समय समय पर फैसले लिए जाते हैं और सेंट्रल पूल से इस तरह के अलॉटमेंट्स पहले भी होते रहे हैं और पहले से भी स्थानांतरित करने के फैसले लिए गए हैं। लेकिन उनके पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने, प्रवक्ता है शक्ति यादव, उन्होंने आरोप लगाया है कि राबड़ी देवी पूर्व की मुख्यमंत्री, ये वर्तमान में बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता है। यह आश्चर्य की बात है, किस नियम के तहत उनका आवास बदला गया? ऐसा लगता है कि भाजपा है वो प्रभाव बढ़ गया भारतीय जनता पार्टी का और सत्ता के बागडोर संभालने के बाद वो नामपत्र हो गया। देखिए, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से ही उन्हें नए आवास को आवंटित किया गया है। एक व्यक्ति के
पूर्व के पद हो सकते हैं, वर्तमान पद हो सकता है, आवास तो कोई एक मिलेगा और वो आवास उन्हें आवंटित कर दिया गया है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर धर्म ध्वज फहराया, उस पर एआईएम नेता वारिस पठान ने कहा है कि 6 दिसंबर 1992 में भारत और लोकतंत्र के लिए काला दिन था, जब हमारी बाबरी मस्जिद का एक साजिश के तहत ध्वस्त किया गया था। हमारा मानना है कि मस्जिद जहां थी वही रहेगी। प्रधानमंत्री वहां गए हैं, झंडा फहरा है वो, लेकिन वो आप प्रधानमंत्री नहीं है, एक खास समुदाय के वो। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक टिप्पणी है। अयोध्या में राम मंदिर लंबी न्यायिक प्रक्रिया के समापन के बाद हुआ है। एक तार्किक समाधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुसदस्यीय बेंच ने किया। उस फैसले के आलोक पे एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और धर्म ध्वजा का आरोहण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरी दुनिया के हिंदू धर्मावलंबियों को बेहद प्रसन्नता है और उनके लिए हर्ष का ये एक अवसर था। ऐसे समय में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, दशकों की प्रतीक्षा के बाद ये फैसला आया है, तो ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए।